जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट ब्लड रिलेशनशिप क्वेश्चंस। ये ब्लड रिलेशनशिप आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि खून के बारे में और ताल्लुकात के बारे में कुछ है। तो खूनी रिश्तों के बारे में ये जो टॉपिक है, ये सबसे यूनिक और सबसे डिफरेंट और सबसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है आपकी पूरी इंटेलिजेंस वर्बल टॉपिक लिस्ट में। ये क्यों शामिल किया जाता है, इसकी क्या अहमियत है, इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, बड़ा डिटेल्ड सेशन आप लोगों के साथ आज होगा। पहला जो कॉन्सेप्चुअल सेशन है, फर्स्ट 20 to 30 मिनट्स, ये सबके लिए फ्री है। ऑल स्टूडेंट्स कैन टेक दिस क्लास। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास जो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी 5 मिनट्स के बाद। ओनली जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, जो फीस पे क्लासेस ले रहे हैं, ब्लू एंड रेड ग्रुप वाले, उनके लिए नया लिंक क्लास में ग्रुप में आ जाएगा, उनके स्टडी ग्रुप में। तो ब्लड रिलेशनशिप क्वेश्चंस देखते हैं है क्या। ब्लड रिलेशन इज द मोस्ट स्टडीड टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ये तमाम इंटेलिजेंस क्वेश्चंस का ही दूसरा नाम है। इज वन ऑफ द फ्यू टॉपिक्स व्हिच हैज फाउंड इट्स इंपॉर्टेंस इन ऑलमोस्ट एवरी एंट्रेंस एग्जाम। दिस टॉपिक टेस्ट द एनालिटिकल स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अभी तक तो जो बात आई वो सारों के लिए ही है। एंड हाउ वन कैन अप्रोच द सोल्यूशन ऑफ लॉजिकल प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इंस्टेड ऑफ कैलकुलेशन। यस, आपने एज कैलकुलेट करनी हो, सीरीज कैलकुलेट करनी हो, आपने स्पीड कैलकुलेट करनी हो, एल्जेब्रिक क्वेश्चंस हो, ये सब की सब चीजें जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं, आपने वर्क एफिशिएंसी का टॉपिक करना हो, तमाम टॉपिक्स में क्या होता है, प्लस माइनस एडिशन, कैलकुलेशन, मेंटल मैथ। ये वो वाहिद टॉपिक है जिसके अंदर मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन का कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर डायग्राम का कॉन्सेप्ट है, और ये डायग्राम भी आपने ड्रॉ करके आंसर नहीं करना होता। पेपर में तो आप बैठे होंगे तो आपके पास पेन पेज भी नहीं होगा, तो आपने माइंड में डायग्राम ड्रॉ करना सीखनी है। ये डायग्राम क्या है, इसी को आज हम अपने पहले पार्ट में समझेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, लॉजिकल रीजनिंग, एवरी एंट्री एंट्री एग्जाम टेस्ट जितने भी होते हैं, और डायग्राम नॉट कैलकुलेशन। The diagram play an important role here. The right diagram comes from the right analysis. अभी डायग्राम क्या है आगे चल के आपको समझ आ जाएगी। राइट डायग्राम भी हम जब भी ड्रा कर सकेंगे जब हमें कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो ये टॉपिक बहुत मजेदार टॉपिक है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। दूसरा, इससे एक दो और भी आपकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी, वोकेबलरी भी बढ़ेगी इस टॉपिक से। तीसरी बात यह है कि इस टॉपिक को बहुत से स्टूडेंट्स जस्ट वो कहते हैं ना, काम टपाऊ या बस गुजारा लायक ही तैयार करते हैं, तो ऐसा ना करें। वंस अगेन मैं आप लोगों को ये कहूंगा, जिनका टेस्ट अभी करीब है, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, उनकी बात और है। बाकी पीएमए वाले तो अभी आपके पास 3 महीने पड़े हैं। 3 महीने में आप कम से कम 30 दफा कोर्स रिपीट कर सकते हैं। ये इतना ऐसा कोर्स बना हुआ है सारा। तो टॉपिक्स को डिटेल के साथ पढ़ें, रिसर्च करें, देखें, ताकि आपकी ये लॉन्गर टर्म मेमोरी का पार्ट बन सके। रिजवान करें, वॉइस इज वेरी वीक सर, टर्न और योर ऑडियो ऑप्शन। जी फैजान कंफर्म कीजिएगा, मेरी वॉइस, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं वीक है। कोई अल्लाह का बंदा या बंदी कंफर्म मी माय वॉइस इज क्लियर। यस क्लियर, ओके जी, थैंक यू। A relation in the world which either by birth or by marriage। आज जिंदगी में आपके पास जो भी रिश्ते हैं वो दो तरह के रिश्ते हैं। एक खूनी रिश्ते हैं। खूनी रिश्तों का मतलब ये है कि जब आप पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने आपको जो रिश्ते अता किए, जब आप इस दुनिया में आए, वेलकम रिलेशंस जो आपको मिले, तो आपने आंख खोली दुनिया में, तो माँ बाप, भाई बहन, कजन, दादा दादी, नाना नानी, फुप्पी फुप्पा, खाला खालू, ताया ताई, चाचा चाची, इस तरह के बहुत से रिश्ते आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल थे। तो आते सार बहुत बड़ी नेमत आपको अल्लाह ताला ने दे दी। उसके बाद फिर आप बड़े होते हैं, फिर आप क्या करते हैं, शादी करते हैं। तो जो रिश्ता शादी से बनता है, आपको पता है, ये कानूनी रिश्ता है, ये खूनी रिश्ता नहीं होता। एक पेपर के मुताबिक गवाह होते हैं, लोग जमा होते हैं, तो एक लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक हमारे यहाँ उसको निकाह कहा जाता है, बाकी जगहों पे और भी इसके नाम है। तो ये बाय लॉ क्रिएट होता है रिश्ता। तो दो तरह के रिश्ते आपके पास हैं, एक बाय बर्थ और एक बाय मैरिज। जब आप शादी करते हैं तो फिर आपकी वाइफ, या अगर आप फीमेल हैं तो मे अपना हस्बैंड, आपके मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये इन लॉ क्यों लगता है कि कानूनी तौर पे, अब सिस्टर इन लॉ आपकी बहन नहीं होती लेकिन कानूनी तौर पे बहन लगती है। मदर इन लॉ आपकी सगी माँ नहीं है लेकिन कानूनी तौर पे अब वो निकाह के बाद आपकी वालदा बन गई हैं।
तो ये दो तरह के रिश्ते जो हैं ये दुनिया में पाए जाते हैं। जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, इस चीज को कंफ्यूज ना कीजिएगा, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो ये दोनों तरह के टॉपिक इसमें शामिल हैं। वैसे तो आप कहेंगे ना सर ब्लड रिलेशनशिप तो नहीं है, मेरा तो वाइफ से या साले से या साली से या सास से तो ब्लड रिलेशनशिप नहीं होता। उर्दू जरा साइड पे रख दें, ये टॉपिक गोरों ने बनाया है, उनके कल्चर के मुताबिक है, उन्होंने रिसर्च किया, हम तो सिर्फ उनका बनाया हुआ खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने दिमाग की जहानत चेक कर रहे हैं, तो हमें उन्हीं के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो ब्लड रिलेशनशिप का मतलब इस टॉपिक से रेफरेंस हमेशा याद रखिएगा, दो तरह के रिश्ते हैं, जब पैदा हुए और जब शादी की। तो जितने भी रिश्ते क्रिएट होंगे वो सब ब्लड रिलेशनशिप की कैटेगरी में आएंगे। ये चीज मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, रिलेशन बाय बर्थ, फादर मदर ये सारे के सारे जब पैदा हुए और जब आपकी शादी हुई तो फादर इन लॉ मदर इन लॉ ये तमाम रिश्ते आपके पास हो गए। हमारे एक टीचर थे इंग्लिश के, मजीद साहब, 9th क्लास में, वो क्या करते थे, जिंदगी में चार लोग हैं जिन पे आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। जिंदगी में चार लोग हैं जिन पे आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। एक आपके अम्मी अबू, वो, और एक आपकी काकी के अम्मी अबू, वो लड़की को काकी क्या करते थे, हम भी काके हुआ करते थे उस वक्त। एक आपके अम्मी अबू और एक आपकी वाइफ, क्योंकि आपका स्टेक इन्वॉल्व होता है, वो हमेशा आपका भला चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है बेटे का भला होगा तो हमारी बेटी का भला भी हो जाएगा, दामाद का भला होगा। तो ये चार लोग हैं जो हमेशा आपका भला ही चाहेंगे, जनरली ऐसा ही होता है। तो ऐसी उनकी बात याद आ गई थी, मैं कहा चले आपको बताते चले। जी, घर बैठे फोर्सेस की एंट्री टेस्ट के लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है, इश्तिहार लगा हुआ है, लेकिन आप सबको पता ही है। आगे चलते हैं। पहली चीज, डायग्राम। सबसे पहले आपने डायग्राम बनाना सीखनी है। इस तरह के सवाल को बहुत से लोग उर्दू में तर्जमा करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, गलत करते हैं। उर्दू में तर्जमा करके सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी। शायद आप एक या दो सवाल कर दें, लेकिन जहां भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आया आप उसको हैंडल नहीं कर सकेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डायग्राम, जनरेशन लेवल। आप सुनो, जनरेशन गैप आ गया, आजकल जनरेशन गैप बहुत बढ़ गया है, बाप में, बेटे में, पोते में, ये जनरेशन लेवल होता है ना, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप और चीज़ है, जनरेशन लेवल क्या होता है। तो आपके घर में, खानदान में कोई शादी हो तो आपने देखा होगा, जितने भी ताया चाचा, मामू मामी, फूफा फूफी, ये एक तरफ बैठे होते हैं, इनकी अपनी तरह अपनी गपशप होती है, अपने मसले मसाइल होते हैं, अपनी फड्डे होते हैं। जो कजन होते हैं आपस में, चचा के बेटे, मामू के बेटे, इनकी एक अपना शुगर मेला लगा होता है। और जो इससे ऊपर के होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्ग, वो बैठे साइड पे हुक्के शुक्के पी रहे होते हैं। तो ये क्या है, ये जनरेशन है। एक दादा वाली जनरेशन है, एक अब्बा वाली जनरेशन है, एक मेरी वाली जनरेशन है, एक फिर मेरे बेटे वाली जनरेशन है। तो ये जनरेशन लेवल भी हम समझेंगे। सिंबल्स। सिंबल्स, जिस वक्त आप डायग्राम ड्रा कर रहे होते हैं तो आपने कुछ कॉन्सेप्ट को, कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना होता है, नोट करना होता है कि अच्छा भाई ये जो मैंने लिखा है ये मेल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि अगर मैं किसी शख्स को मैंने जाहिर करना हो कि ये जो पर्सन है ये मेल है या फीमेल है, तो मैं उसके साथ प्लस का साइन लगा दूंगा मेल के साथ, या माइनस का साइन लगा दूंगा। तो ये, इसको सिंबल्स कहा जाता है, इसको कोडिंग भी कहा जाता है। आप जब इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे किसी किताब में पढ़ेंगे तो यूजली वहां पर प्लस माइनस का साइन लगाया होता है। ये अपनी चॉइस है टीचर की, पढ़ने वाले की, पढ़ाने वाले की, कोई लॉ नहीं है। तो मैं प्लस माइनस नहीं इस्तेमाल करता, बिकॉज आई डोंट लाइक प्लस फॉर मैन एंड माइनस फॉर वुमेन। हम उसके लिए दूसरी शेप इस्तेमाल करेंगे, वो आगे चल के देखते हैं। तो ये तीन चीजें समझते हैं, उसके बाद फिर दोबारा अगली लिस्ट क्या है वो देखेंगे आगे। आप हैं। जी, कुछ लोगों को वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही, तो अब्दुल्ला को और आयशा रहमान को वॉइस आ नहीं सकती क्योंकि उन्होंने अपना ऑडियो ऑप्शन ऑन नहीं किया हुआ। तो फैजान शौकत, अगर आप क्लास में हैं, अपना फर्ज निभाएं, क्योंकि जब बंदा कोई वॉलंटियरली कोई काम कर रहा हो और वो करना छोड़ दे तो फिर उस पर फर्ज हो जाता है। तो अब फैजान जो है पहले वॉलंटियरली गाइड किया करता था, अब कोई और तो गाइड करता नहीं, तो फैजान पे फर्ज हो गया। तो फैजान प्लीज गाइड इन चैट। ओके जी, नेक्स्ट। पिक्चर आपके सामने है, पिक्चर में अपनी वीडियो काइंडली ऑफ रखिएगा, वीडियो काइंडली ऑफ रखिएगा। ये सिर्फ इसलिए ऑफ कराई जाती है कि ज़रूरत नहीं है, दूसरा कोई बच्चा इस तक, ऐसे ऐसे लोग इलाकों से पढ़ रहे होते हैं, कनेक्ट होते हैं कि वहाँ बस नेट वैसे ही आ रहा होता है उड़ता उड़ाता। तो इसलिए अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो थोड़ा सा बैंडविड्थ हिट हो जाती है। फैजान थोड़ा सा, थोड़ी देर बाद जाके ना
चैटिंग में देखते रहिएगा और गाइड करते रहिएगा अगर उनको बता सकें कि ऑडियो कैसे ऑन करनी है। ओके जी, यू का ऑप्शन है, आप हैं, आपका भाई, आपकी बहन, लोगों को तो वैसे ही ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गई होगी देखते सार। हमारे बंदे के साथ ही बड़ा होता है, जब वो नाम सुनता है ना वाइफ का तो आहें भरता है। हाँ। लड़कों को तो मुझे पता है ऐसे ही होता है, लड़की के बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो चलें जी, ये वक्त भी आ जाएगा आपकी जिंदगी में। ब्रदर इन लॉ, वाइफ आएगी या हस्बैंड आएगा तो साथ में ब्रदर इन लॉ भी, क्योंकि लॉ के जो रिश्ते हैं वो सारे क्रिएट हो जाएंगे। सिस्टर इन लॉ, अब ये ब्रदर के साथ लिखी गई है, एक सिस्टर लिखी हुई थी आपकी और साथ में सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या है? अच्छा, ये ब्रदर के साथ लिखी हुई तो मतलब है भाभी। अब थोड़ा सा चीज का ध्यान रखिएगा, हम जिस कल्चर में रहते हैं यहाँ हमने, क्योंकि हमारा तो काम ही रिश्तेदारियां निभाना है, हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी शादी के फंक्शन पे हो रही होती है। मैं कल ही बैठा डिस्कशन कर रहा था कि अब एक नॉर्मल शादी बेचारा गरीब बंदा भी करे तो भी 50-60 लाख का टीका कहीं नहीं गया। मसलन जहेज 10-10 12-12 साल 25 साल बच्ची पैदा होती है जहेज बनना शुरू हो जाता है। ऐसा बर्डन हमने इस्लामी माशरे में डाला हुआ है, पता नहीं किस नाम के मुसलमान है। तो ये पूरी जो एक्टिविटी है हमारे मुल्क में, और हम इसलिए पीछे हैं। आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ शादी को सिंपल कर दें, सुपर पावर बन जाएंगे, ये मेरा बिलीव है। कुछ भी ना करें, कोई एक्टिविटी ना करें, सब कुछ ऐसे ही चलने दें। सिर्फ आप शादियों पे बैन लगा दें, मस्जिद में निकाह हो और लड़के वाला जो है वो अगले दिन वलीमा दे दे 1 डिश का, खत्म। आपके 1001 मसाइल नेक्स्ट डे जीरो हो जाएंगे। फाशी खत्म, जिनसी तशद्दुद खत्म, फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म, कारोबार के खत्म। लड़का शादी करता है, 50 लाख शादी लगा के बैठ जाता है, उनको आतिशबाजी वालों को, हलवाई को, कपड़े वालों को, लहंगे वालों को दे के बैठ जाते हैं, खुद फिर क्या होते हैं, भूखे मरते हैं। तो खैर बात कहीं और चलेगी, लेकिन चलें साथ साथ आपको ये बातें बताना भी जरूरी है, शायद किसी को याद रह जाए और कोई इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो सके। ये जो जहेज वाला कॉन्सेप्ट है ये मुसलमानों में नहीं था, हम रहे हैं 1000 साल किसी एक खास तहजीब के साथ, जो खास और पेंडो पाक वाले हम लोग हैं। तो उधर से जब अलग आए तो कुछ चीज़ें उनकी साथ ले आए, और जब हम उनकी चीज़ें साथ लेकर आए तो हमने उनको फर्ज तक का लेवल बना दिया। लड़की वालों के पास तो ऑप्शन नहीं होता, इसलिए लड़की वालों उसको मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लड़कों के पास ऑप्शन होता है। तो लड़के ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं और आपके ही इख्तियार में है। आपके अब्बा जी में, आपकी अम्मा जी में और आपकी बहन में, आपके भाई में ये विलिंगनेस होनी चाहिए और आपको मर्द बनना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए, मुश्किल काम है हमारे माशरे में, लेकिन कोशिश करें कि आप ईज दें जब कल को आप इन लॉ का रिश्ता बनाएं। चलें इस पर फिर कभी बहस करेंगे, बड़ी शर्मिंदगी वाली बहस है फॉर बॉयज़, लेकिन हम बड़े फख्र से इस मुल्क में शादियां करते फिरते हैं लड़की वालों के खर्चे पे। ओके जी, तो सिस्टर इन लॉ कौन है? भाभी हैं। अच्छा, मैं कहीं से कहाँ चला गया था, रिश्तों की बात हो रही थी गोरों के। हाँ, बड़े सिंपल से रिश्ते हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, क्या है? सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, बस। अब आपको नहीं पता कि कौन सी सिस्टर है भाई, ये मेरे भाई की बीवी है या मेरी बीवी की बहन है। तो इस तरह कुछ रिश्ते आगे आगे भी आएंगे, जैसे ताई का कॉन्सेप्ट है, फुप्पी फुप्पा अंकल आंट कैसे कन्वर्ट करने, ये तरह चीजें सीखेंगे। हमारे यहाँ तो मलेर मसेर ददेर फुपेर खाला ससर खाला सास मामू मसेर पता नहीं क्या क्या हमने बबाल पाले हुए हैं, एंड दैट इज द रीजन वी आर एट दिस स्टेज। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। कजन, कजन का अपना ही मजा होता है। कुछ दोस्त होते हैं और कुछ कजन होते हैं। कजनों का ये फायदा होता है कि ये दोस्त भी होते हैं और रिश्तेदार भी होते हैं, तो दोनों मजे लिए जा सकते हैं कजनों से। इसलिए कजन हर एक को अजीज हैं। हर कोई शख्स ईद पे त्यौहार पे इसी चक्कर में होता है भाई कजन आएगा तो सब खेलेंगे घूमेंगे फिरेंगे, और अक्सर क्राइम पार्टनर जो आपके होते हैं वो भी कजन ही होते हैं शादियों में, फंक्शन वगैरह में। तो ये कजन की, अच्छा ये जो इस वक्त आपके सामने पूरी लाइन बनी है, दिस इज वन जनरेशन। वन जनरेशन, वाइफ ब्रदर इन लॉ, यू सिस्टर ब्रदर सिस्टर इन लॉ कजन, ये सारे के सारे एक जनरेशन है। इसके बाद आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बेटी का हस्बैंड, आपकी आपके बेटे की बहू, आपके भाई की बेटी या बहन की बेटी। इसको नाइस बोलते हैं, आई को अपने प्रोनाउंस करना है, नाइस नहीं बोलते, नाइस अच्छा होना होता है, नाइस जो है नाइस बोलेंगे इसको, ये भतीजी है। इसके बाद नेफ्यू भतीजा, मेल जेंडर,
ग्रैंड डॉटर, आपके बेटे की बेटी, पोती। सोच रहे होंगे सर जी किधर ले गए हैं, अभी तो पहले कुछ नहीं हुआ, आप तीसरी पीढ़ी पे ले गए हैं, लेकिन चले सोचेंगे तो कुछ होगा ना। ओके जी, उसके बाद वैसे ये मैं हमेशा सोचता हूँ ये चार्ट ना मैं चेंज करूंगा, ऊपर से शुरू करूंगा, ये अजीब नेचर के खिलाफ बना हुआ है ये। आप सीधा ही नीचे शुरू हो जाते हैं, ऊपर से आनी चाहिए ना पूरी जनरेशन लेवल। खैर, आपसे अबव जो आपकी जनरेशन लेवल है दैट इज फादर, मदर, अंकल, आंट, अंकल, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। ये जी आपके सामने तमाम रिश्ते इस वक्त डिस्प्ले हो रहे हैं। तमाम लोगों का यही फैमिली ट्री होता है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता, लेकिन फैमिली ट्री भी इसको कहा जाता है। ये बनाने का मकसद क्या है, ये जरा अभी आपको समझ आ जाएगा। नंबर वन तो जनरेशन लेवल, दूसरा मेल फीमेल और इस तरह की चीजों को हम समझेंगे। अब इसके अंदर बहुत से जो जेंडर हैं वो मेल हैं, बहुत से जेंडर फीमेल हैं। तो हमने क्या करना है, हमने अब किसी चीज से हाईलाइट करना है, क्योंकि जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हम ये बताएंगे ना भाई ये जेंडर कौन सा है। तो यू मैंने एज अ कंसिडर किया कि बॉय को हम करते हैं यू, ग्रैंडफादर, दो ग्रैंडफादर हो गए, अंकल, फादर, अंकल, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, नेफ्यू, सन, सन लॉ, ग्रैंडसन एंड ग्रैंडसन। उसके बाद ग्रैंड मदर, दादा नानी, दादी। अच्छा, ये अंकल के साथ आंट है, तो मतलब ये कौन हुई, ये आंट हैं। तो अभी जाके जाके देखते हैं क्या होता है। अभी फिर हम जेंडर डिफाइन करते हैं, मदर, आंट, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर। तो मैंने क्या किया, मैंने जहां जहां पर भी मेल जेंडर था मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने उसके लिए रेक्टेंगल यूज कर लिया, और जहां पर फीमेल जेंडर था मैंने उसके लिए सर्कल या ओवल इस्तेमाल कर लिया। बस ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसे कहते हैं सिंबल। कि मैंने कुछ सिंबल लगा इसमें। अच्छा, जब आप यूट्यूब पे कहीं और शायद वीडियो देखें या किसी और टीचर से पढ़ें, तो वो हो सकता है आपको प्लस का साइन लगवा दे, वो कहे अच्छा मेल को हम अंडरलाइन कर लेंगे। डिफरेंट कोडिंग आप डिफाइन कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है। मैंने जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं अपनी आसानी के लिए हमेशा मेल्स के लिए स्क्वेयर या रेक्टेंगल, और फीमेल के लिए सर्कल या इसको ओवल कह लें, ये शेप हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक चीज मिस हो गई लेफ्ट साइड पे, कजन। तो जरा चैट में टाइप कर दीजिएगा कजन का जेंडर क्या है, प्लीज टाइप इन चैट, जल्दी जल्दी सब लोग। आपकी चैट सिर्फ मुझे नजर आएगी, तो प्लीज टाइप कजन का जेंडर क्या है। चले जी, एक शख्स लिखते हैं इमरान खान ने जवाब दे दिया है, अम्मार ने जवाब दे दिया है, कायनात ने जवाब दे दिया है। अच्छा, कुछ पुराने स्टूडेंट ने जवाब गलत दिया है, कैसे गलत दिया है भाई, चलें देखते हैं। निशा ने जवाब दे दिया है, गुलेडन ने जवाब दे दिया है, आईफोन ने जवाब दे दिया है, सैमसंग ने जवाब दे दिया है, रियलमी ने जवाब दे दिया है, नोकिया नहीं है बेचारा कहीं। जी, कजन को हम क्या करेंगे, मेल करेंगे फीमेल करेंगे। फैजान शौकत ने गलत जवाब दे दिया है। चलिए, अब्दुल वहाब, तो तसव्वुफ, ताउस तसव्वुफ। अच्छा, आप लोगों के बच्चों के बड़े प्यारे प्यारे नाम होते हैं। मुझसे अक्सर गलत प्रोनाउंस हो जाते हैं, सॉरी फॉर दैट। कोई किसी का नाम गलत ले तो बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन अब हो जाता है। तो आप लोगों की नाम की प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये अक्सर मेरे हो जाते हैं, इसके लिए पेशगी माजरत। ओके जी, कजन जो है ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत 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 जरूरी है। जिन लोगों ने मेल लिखा है, कैसे पता कि कजन मेल है, कहाँ लिखा हुआ है इस पूरी शीट में, या मैंने कोई ऐसी बात की है कि जिससे आपको ये लगा हो कि ये मेल है। हाउ कैन यू डिफाइन इट एज अ मेल, कि ये कजन जो साहब हैं ये साहब हैं या साहिबा हैं, हमें नहीं पता। अच्छा, आपके जहन में जो भी आया, आपके जहन में मुबशर आ गया, आपने कहा अच्छा मेल करते हैं। किसी के जहन में बुशरा आ गया तो आपने अपनी कजन बुशरा का नाम लिख दिया। तो ये अपनी अपनी परसेप्शन भी हो सकती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो ब्लड रिलेशनशिप के अंदर है, आपने अपनी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन इनपुट नहीं करनी। आपने अपनी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन इनपुट नहीं करनी।
आपने ये एज्यूम नहीं कर लेना, एजम्पशन नहीं होती। आपने एजम्पशन कर ली और आगे निकल आई बुशरा, तो वो आपको बताएगी। आपने कहा मेल और वो निकल आई बुशरा, और आपने लिखा फीमेल, आगे निकल आया मुबशर, तो काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी किस्म की एजम्पशंस आपने नहीं करनी। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, अच्छा बहुत से लोग लिख रहे हैं बोथ। टेक्निकली बोथ इज नॉट द राइट वर्ड। सर ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो ये तो फिर कुछ और ही हो गया, जिसको कराची में छक्का भी कहते हैं। तो ये वो नहीं है। आपने इसको कहना है अनडिफाइंड। एक टेक्निकल टर्म है, आपके एग्जाम में ऑप्शन भी यही आया होता है, अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड है, हमारे पास रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं है कजन के बारे में, तो हम लोग लिखेंगे अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड। तो अब जब मैं आपसे पूछूं भाई मुझे कजन का आपने बताना है जेंडर, तो आप कहेंगे अनडिफाइंड, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। बोथ नहीं कहेंगे, बोथ इज नॉट द राइट वर्ड फॉर दिस सिनेरियो। तो अनडिफाइंड आपके एग्जाम में भी आया होता है, ऑप्शन लिखा होता है कि ये ब्रदर है, सिस्टर है, या अनडिफाइंड। तो बहुत जगह फिर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि अनडिफाइंड है, तो ये अनडिफाइंड है। एक और चीज इसी तरह, अगर मैं कहता कि ये कजन का जो नाम है, ये नाम है मुमताज, या नाम है राहत, तो बताएं अब क्या होता। कजन का नाम है मुमताज या राहत, अब क्या होता जी। अब क्या डिसीजन होना चाहिए, मुझे नाम पता लग गया, नाम बेशक पता लग गया, लेकिन राहत, आपके लिए राहत जो है वो मेल होगा, लेकिन राहत फीमेल का नाम भी होता है पाकिस्तान में, मेल का भी होता है। मुमताज मेल का भी होता है, फीमेल का भी होता है। शमीम मेल का भी होता है, फीमेल का भी होता है। तो बहुत से ऐसे नाम है, फिर भी हमने नाम की बेस पे डिसाइड नहीं करना। स्टिल ये अनडिफाइंड ही है। अगर राहत है या मुमताज है, मैं नहीं कह सकता जब तक मुझे कोई ये ना कहे राहत इज द ब्रदर ऑफ योर सिस्टर। अब राहत को ब्रदर कह दिया, मुझे पता लग गया। या कोई कहे मुमताज इज द सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, या सिस्टर ऑफ योर वाइफ, या सिस्टर ऑफ, तो जब तक उसका जेंडर क्वेश्चन में डिफाइन नहीं होगा, आपने खुद से पंगा नहीं लेना, वरना महंगा पड़ जाएगा पंगा। ओके, ये आपके पास इसका सबसे कोर कॉन्सेप्ट था। आगे चलते हैं। जब दो लोगों को हम मैरिड शो करेंगे, जब दो लोगों को हम मैरिड शो करेंगे, बाय लॉ रिश्ता बनाएंगे, क्या कहते हैं उर्दू में, रिश्ता अजदवाज, अजदवाज कुछ तरह होता है, उसमें जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, प्लस का साइन डालेंगे। वंस अगेन, ये मैं आपको पढ़ाते हुए प्लस का साइन यूज कर रहा हूँ, हो सकता है किसी और जगह आप पढ़ें, किसी बुक में, किसी टीचर से, यूट्यूब पे कहीं भी, तो वो कोई और सिंबल भी यूज कर सकता है। तो अब जरा शादियां कराते हैं। दादा दादी की हो गई, नाना नानी की हो गई, अम्मी अब्बू की हो गई, चचा चाची की हो गई, मामू मामी की हो गई, भाई भाभी की हो गई, मेरी भी हो गई, बेटा और बहू की शादी हो गई, बेटी और दामाद की शादी हो गई। अब एक होता है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स कहा जाता है जब आपके वो बच्चे जिनके माँ बाप सेम हो, उनको सिबलिंग्स कहा जाता है। सिबलिंग्स, आपने अक्सर फॉर्म भरते हुए भी ये आया होगा, सिबलिंग्स लिखा होता है, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, अगर आप टोटल अपने आप को भी शामिल कर लेते हैं, आपने अपने बताने हैं कितने सिबलिंग्स हैं। तो सिबलिंग्स के लिए, बहन भाइयों के लिए जो चीज हम इस्तेमाल करेंगे, दैट इज लाइन, सिंपल लाइन। तो फादर के साथ लाइन लगी है आंट, ये आंट को नहीं, पुप्पो। फुप्पो हमारे यहाँ वैसे मीम में या ड्रामों में या कल्चर में फुप्पो एक पीसफुल पर्सनैलिटी है, या कोई डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी है। जरा बताइएगा चैट में, हमारे कल्चर में फुप्पो को पीसफुल पर्सनैलिटी समझते हैं या डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी समझते हैं। फड्डेबाज, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, बड़ी गलत किस्म की परसेप्शन क्रिएट हुई हुई है। कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह देना चाहिए जी, कोई मसला नहीं है, चले ठीक है जी, ये कल्चर का हिस्सा है। अच्छा कल्चर है, वो अपना हक जताती हैं सिर्फ अपने बाप के घर पे, अपने भाई की जिंदगी पे, अपनी माँ के साथ, तो ऐसी
इसको अच्छे पीसफुल तरीके से लेना चाहिए। बहुत अच्छी चीज होती है, दिल की अच्छी होती है। चलें जी, ड्रामा ने बड़ा काम खराब किया हुआ है और ऐसा कुछ नहीं है। ओके जी, अब चलते हैं। अब आपके पास क्या हुआ, आंट के साथ अंकल के साथ भी दरमियान में क्या है, लाइन है। इट मीन्स दे आर सिबलिंग्स। तो ये अंकल जो हैं ये आपके फादर के भाई हैं, लेकिन अंकल के साथ प्लस का साइन है। कहां पर है, मैं आपको साथ बता भी देता हूँ, ये देखें, अंकल के साथ प्लस का साइन। तो ये कौन हुई, चच्ची। अब आप सोचेंगे सर चच्ची और ताई को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो गोरे को कोई जरूरत नहीं है चच्ची और ताई को डिफरेंशिएट करने की। हमारे यहाँ ताई का प्रोटोकॉल और होता है, चच्चे का और होता है, चच्चे का नहीं चच्चा का। ठीक है, गोरे के हाँ अंकल अंकल है। उनकी जिंदगी और तरह की है, दे लिव इंडिविजुअलिज्म। वो तो 18 साल की उम्र में ही जो है वो मफरूर हो जाते हैं। तो उनका लाइफस्टाइल और तरह का है। तो उनके यहाँ ये डिफाइन करने, हमारे यहाँ कंबाइंड वो है, जॉइंट फैमिली है, निज़ाम है, ख़ानदानी निज़ाम है। तो हमने ताया जी को अलग से प्रोटोकॉल, उनका एक और निज़ाम होता है। ताई बड़ी डेंजर पर्सनैलिटी होती है ख़ानदान में, उनका एक और तरह का प्रोटोकॉल होता है। तो वहाँ ऐसा नहीं है। जब अंकल लिखा है अंकल, आपने चच्चा चच्ची और चच्चा और ताई के कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ना। अगर कोई कहे भी सही, तो आपने बिग एंड स्मॉल नहीं यूज करना, एल्डर यूज करना है, एल्डर अंकल। एल्डर अंकल मतलब होगा बड़े, यंगर अंकल छोटे, बस। अंकल के साथ आपने बिग अंकल या स्मॉल अंकल नहीं इस्तेमाल करना, आपने एल्डर एंड यंगर, अगर आप लोकलाइज करना चाहें इसको। अब आ जाए जरा साइड पे। अच्छा, ये मैं आपको इसलिए भी थोड़ा सा डिटेल से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी चीजें जो हैं वोकैबुलरी में भी ऐड हो जाती हैं, लिखने लिखाने में, बातचीत करने में आपको फायदा होगा अगर इसको थोड़ा सा और से समझ लेंगे। उसके बाद मदर के साथ देखें, मदर के साथ आंट, मतलब ये खाला है, खाला का जो भाई है वो अंकल है यानी कि मामू। और मामू के साथ जो प्लस का साइन लगा आंट के साथ, वो मामी है। अब आप सोच रहे होंगे खाला की शादी नहीं हुई ना फूफो की शादी हुई, तो कर सकते हैं आप इसको मजीद एक्सटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। यहाँ पर एक प्लस का साइन डाल के इधर अंकल लगा दें तो आपको पता लग जाएगा सेम जनरेशन में ये अंकल फूफा हैं, और यहाँ पर आप प्लस का साइन लगा के यहाँ अंकल लिखेंगे तो ये खालू जी आ जाएंगे। जस्ट ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा इसलिए किया नहीं गया था, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दादा दादी वाली जनरेशन सेट हो गई। उसके बाद अम्मी अबू वाली अब आती है हमारी बारी, सिस्टर ब्रदर। ये देखें, ये आपके पास सारे का सारा। अच्छा, कजन के साथ कोई रिलेशन नहीं लगा, ना तो शादी हुई है ना बहन भाई है। तो कजन जो है वो या तो खाला का बेटा होगा, या मामू का बेटा होगा, या चचा का बेटा होगा, तो वो वहां पर सेपरेट ही है। यहां तक अब आपके पास सारी की सारी जो सिंबल डेफिनेशन है वो हो गई है, सारे सिंबल्स डिफाइन हो गए हैं। कजन बेगम भी हो सकती है, ठीक है बच्चों, हो सकती है। आपने तो पक्का सोचा हुआ है, जरूर हो सकती है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक बच्चे का मैसेज आया था, कजन बेगम भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब आपके पास ये देखें तो आपके पास सारों के जेंडर डिफाइन है, जिसका नहीं है वो अनडिफाइंड है। उसके बाद सारों के रिलेशनशिप आपस में क्या है वो डिफाइंड है। और ये अगर आप एक ये देखें तो ये जो एक है, दिस वन, ये एक जनरेशन है, एक जनरेशन है, ये एक जनरेशन है, ये एक जनरेशन है, एंड ये एक जनरेशन। वो आप में से हमारे यहाँ कहते हैं फैमिली ट्री भी, इसको शजरे नसब भी कहते हैं। तुम्हारा शजरा मैं जानता हूँ, डायलॉग है फिल्मों का। तुम्हारे शजरे से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, मतलब है तुम्हारे खानदान के पीछे से पीछे से पीछे से पीछे तक। तो ये पीढ़ियां भी इसको कहते हैं पंजाबी में, कितनी पीढ़ियां पीछे तुम्हें पता अपने दादे का नाम। तो कई लोगों को अपने दादे का पता होता है, कहीं को दादे परदादे परदादे का, कई लोगों को बहुत पीछे तक पता होती है हिस्ट्री। खैर, ये जनरेशन लेवल आपके पास आ गया। जब आप डायग्राम ड्रा कर रहे होंगे तो आपने जब भी जनरेशन मूव करनी होगी डायग्राम ड्रा करते हुए, फॉर एग्जांपल मैं कहूं आप अपना और वालिद साहब का रिलेशन डिफाइन करें, तो आप क्या करेंगे, यू अपना नाम लिखेंगे या मी लिखेंगे, सर्कल डालेंगे, कहेंगे ये मैं हूं और ये मेरी क्लास है और हम सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, साथ वर्टिकल लाइन डालेंगे ऐसे। तो जनरेशन लाइन जब भी चेंज करेंगे, जनरेशन तो हमेशा वर्टिकल लाइन, कॉलम वाइज लाइन, ये लाइन ड्रा होती है। माँ और बेटे का रिश्ता मैंने शो किया तो दरमियान में मैंने ये लाइन लगाऊंगा। मैं कहता हूं जी मैं मामू का भांजा हूं, तो फिर मैं ऐसे लाइन लगाऊंगा। तो वर्ड क्योंकि ऊपर नहीं है ना, थोड़ा साइड पे, तो फिर डायगोनल हो गई। तो जब भी जनरेशन लेवल चेंज होगी, जनरेशन लेवल जब भी चेंज होगी तो सेम लाइन से हट जाएंगे, सेम लाइन से
हट जाएंगे। जब भी मेरा ताल्लुक सिस्टर के साथ, वाइफ के साथ, ब्रदर इन लॉ के साथ, ब्रदर इन सिस्टर इन लॉ के साथ, कजन के साथ होगा, मैं जनरेशन लेवल सेम में रहूंगा। जैसे ही मेरा रिलेशनशिप शो करना होगा डायग्राम के अंदर, अंकल के साथ, आंट के साथ, दादाजी के साथ, फिर तो डबल लाइन लगेगी, तो फिर आप क्या करेंगे, लाइन चेंज होती है। बस ये एक सेम कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं, अब एग्जाम्पल करेंगे, अक्सर आपको क्लियर हो जाएगा। तो 3 चीजें हमने, अब आपको क्लियर होगा मैं डायग्राम कह रहा था उसका क्या मतलब था, जनरेशन लेवल आपको समझ आ गया, सिंबल आपको समझ आ गए। नो फैमिली फ्रेंड, समटाइम वैसे तो डिफेंस के एग्जाम में क्वेश्चन बड़े क्लियर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह पे हैं, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी वगैरह के टेस्ट दें तो वहाँ समटाइम फ्रेंड्स को भी बीच में एंट्री करा दी जाती है, थोड़ा क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए। तो किसी किस्म के भी फैमिली फ्रेंड का सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को आपने इग्नोर करना होगा। लेकिन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के एग्जाम में इतना ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आता। ये भी मैंने आपको समझा दिया। डोंट जज जेंडर बेस्ड ऑन नेम, नेम की बेस पे आपने जेंडर जो है गेस नहीं करना। टू लर्न ड्रॉ योर ओन फैमिली, बाहर के कल्चर में आपको पता है, अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं, किसी ने रिसेंटली अकाउंट बनाया हो फेसबुक पे या गूगल पे, तो वो ऑप्शन देता है कि आप बताना नहीं चाहते तो ना बताएं। इस लेवल तक जो है उन्होंने जेंडर को समझे, इंडिविजुअलिज्म को इतना सपोर्ट करते हैं कि वो अगर कोई ये नहीं बताना चाहता कि मैं मेल हूं या फीमेल हूं, तो वो कहता है ठीक है। गूगल भी कहता है, फेसबुक भी कहता है, सब लोग कहते हैं ठीक है, वो लिखा है नॉट, कैन नॉट बी डिफाइंड, या डोंट वांट टू शेयर, या नॉट इंटरेस्टेड, तो लोग नहीं बताते। तो ये इधर भी आपने जज नहीं करना। टू लर्न ड्रा योर ओन फैमिली ट्री, एक दफा खुद जरूर कोशिश कीजिएगा। नो टू वाइव्स, दो बेगमात का कॉन्सेप्ट भी इस टॉपिक में नहीं है। जब आप सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो जहन में सगे सुतेले का कॉन्सेप्ट नहीं लेकर आना, क्योंकि जिन्होंने ये टॉपिक बनाया है उनके यहाँ टू वाइव्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब आप पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो हो सकता है कहीं जहन में आ जाए, अच्छा सुतेला भी तो हो सकता है, तो सगे सुतेले का कॉन्सेप्ट नहीं है। सगा सुतेला जब भी होता है जब दो शादियां होती हैं। तो ये चीज यहाँ पर आपने ख्याल रख दो। ये 7 पॉइंट्स हैं जो यू शुड कीप इन माइंड ऑलवेज। और आपका ब्लड रिलेशनशिप टॉपिक की ये थी सारी की सारी थ्योरी। अब सिर्फ और सिर्फ जहां तक पढ़ा है, टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई सवाल है तो आप चैट में टाइप कर सकते हैं, टॉपिक से रिलेटेड। आलू का रेट नहीं पूछना, प्याज का रेट नहीं पूछना, क्लास कैसे ज्वाइन होती है, फीस कैसे जमा होती है, रशिया क्या कर रहा है, आईसीएसबी कब आ रही है, मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे सिर्फ ये पता है कि मैंने पिछले 30 मिनट में क्या पढ़ाया। तो आप इससे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं, मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा। योर चैट इज एक्टिव, प्लीज। इररेलेवेंट सवाल नहीं करना। पिछले 30 मिनट में जो पढ़ा है, कोई सवाल है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूव अहेड। नहीं है या तो बिल्कुल समझ आ गई है, बिल्कुल समझ जाएंगे। अमीर हमजा का सवाल है जी। अमीर हमजा, योर माइक इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम आवाज आ सलाम। रही? जी जी आ रही है। सर ये मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो मुझे इसका पर्पस बता दें बस कि क्यों हम ये सीख रहे हैं। ठीक है। अमीर हमजा ने लेट ज्वाइन की, टॉपिक है हमारा ब्लड रिलेशनशिप का टॉपिक है, आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसलिए सीख रहे हैं। मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं फिर वो कहते हैं जड़ से पढ़ाता हूँ, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्योंकि बेहतर करना होता है। टॉपिक तो आपका 10 मिनट में कवर हो जाएगा, नो इशू। तो इसलिए डिटेल से पढ़ रहे हैं इसको। ये टॉपिक है ब्लड रिलेशनशिप के नाम से टॉपिक है। couldn't join due to network error, can you give us the recording? जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अगर आपको उसमें इनवाइट किया गया है क्लास में तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आगे जो है हम नेक्स्ट, एक और स्लाइड। अब जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, देखिए मैं आपसे कहूं कि योर ब्रदर, योर सिस्टर्स ब्रदर इज, अब योर सिस्टर्स ब्रदर इज कौन होगा? या तो आप होंगे या आपका भाई होगा। मैं ये भी तो कहता ना योर ब्रदर, लेकिन मैं कहूंगा योर सिस्टर्स ब्रदर। मैं कहूंगा योर मदर्स सन, आप ही हैं मदर सन। या मैं आपको अगर ये कहूं, इसका जरा मुझे चैट में जवाब दीजिएगा सब लोग। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं बॉयज से कि यू आर द, नहीं, द ओनली सन ऑफ योर मदर, तो मैं किसको मुखातिब कर रहा हूं? द ओनली सन ऑफ योर मदर, द ओनली सन ऑफ योर मदर। और अगर मैं गर्ल से कहूं द ओनली डॉटर ऑफ योर मदर, ओनली डॉटर ऑफ योर मदर, तो व्हाट इट डज मीन कि आप हैं।
तो मैं ये भी तो कह सकता था, मैं कह भी सकता था सना खालिद, मैं कह सकता था मुजम्मिल अली, लेकिन क्योंकि फिरकी लेनी है आपकी, दिमाग फेरना है, कंफ्यूज करना है, जहानत चेक करनी है, आपको चीज़ें समझ आती है समझ नहीं आती, तो ये सब कुछ करने के लिए ये सारे के सारा जो टॉपिक्स बनाए गए हैं, कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं, बनाए गए। सन्स वाइफ, डॉटर्स हस्बैंड, अच्छा ये वोकैबुलरी है सिंपल, ये कुछ भी नहीं है। मदर्स और सन्स, मदर्स, ये देखें मदर सन्स ब्रदर होता है, मदर और फादर्स डॉटर सिस्टर है, मदर और फादर्स ब्रदर, मदर फादर सिस्टर, मदर फादर्स फादर, आप दादा को डिफाइन कर रहे हैं, ब्रदर सन नेफ्यू, ब्रदर्स डॉटर, अंकल्स आंट, सिस्टर हस्बैंड, ब्रदर्स वाइफ, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। एक चीज बच्चे ने पूछी है, मैं वैसे तो करवाता हूँ हमेशा, की इस दफा भूल गया, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा पीछे चलते हैं स्लाइड पे। यहाँ एक चीज का ख्याल रखिएगा, चले ताया ताई का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स बाहर के कल्चर में भी हमारे कल्चर में भी कम से कम ये जरूर डिफाइन किया जाता है कि ये अम्मी के रिश्तेदार हैं और ये अब्बू के रिश्तेदार हैं, क्योंकि इनका प्रोटोकॉल भी अलग होता है। तो बाहर भी थोड़ा बहुत तरह है, तो उसको डिफाइन करने का तरीकेकार है। जब अंकल मैं कहूँगा माई अंकल नेम इज, फॉर एग्जाम्पल माई अंकल नेम इज दाऊद, अब अंकल नेम इज दाऊद है तो अंकल कौन है, मैं चचा की बात कर रहा हूँ, मामू की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, या मैं कहता हूँ जी ग्रैंड फादर। अब ग्रैंड फादर आपके कौन सा ग्रैंड फादर, दादा की बात कर रहे हो, नाना की बात कर रहे हो, तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एम से मदर है, तो मदर की साइड के रिलेशनशिप के साथ हम लगाते हैं एम, ए टी ई आर, मिटरनल। मिटरनल, जब आप मामू को कॉल करेंगे तो आप यूज करेंगे मिटरनल अंकल, मिटरनल ग्रैंडफादर, खाला, मिटरनल आंट, और जब फादर की तरफ आप कॉल करेंगे तो पैटर्नल, पेरेंट से पैटर्नल। ठीक है, थोड़ा माउस से लिखा नहीं जा रहा, पैटर्नल, PATERN, पैटर्नल, पैटर्नल आंट, तो फुप्पो की इंग्लिश क्या है, पैटर्नल आंट। खुदा के लिए ये आंटी ना करा करें, आंटी इज अ वेरी बैड वर्ड। आंटी नाम का कोई लफज एग्जिस्ट नहीं करता किसी भी वोकेबलरी में, क्योंकि हमने गुलाबी भी नहीं जामनी उर्दू इस्तेमाल करनी होती है, हमने आंट का आंटी बना दिया। और कई लोग आंट इसलिए नहीं बोलते कि कहीं कोई ये नहीं समझते कि मैं इसको चूंटी कह रहा हूँ, तो हमारे लिए अजाब ही अजाब है। तो इसको राइट वर्ड इज आंट, और कल को आपकी फूफा है तो कहें हेलो हाउ आर यू पैटर्नल आंट, तो देखेंगे फिर उनका क्या रिएक्शन होता है। या को कहें जी मैटरनल आंट, तो ये करके देखिएगा। अच्छा, ये जो दो चीजें हैं कभी कभार ये आपके क्वेश्चन में आ जाती हैं, बस आपने दादा के केस में, दादी के केस में कहाँ पर यूज करना है, इन योर कन्वर्सेशन भी हो सकता है आप इस्तेमाल करें, किसी को बता रहे हो, गुफ्तगू कर रहे हो, उस वक्त भी आप ये वोकैबुलरी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं वापस आगे। एक और चीज, जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, इंसान की आदत है, और खास पे जो MCQs वाली जो आदत है वो ये है कि बस सवाल पढ़ा और नीचे चार ऑप्शन देखना शुरू कर दिए और जवाब दे दिया। आपको, मुझे भी शुरू शुरू में ये लगता था यार MCQs तो बड़े आसान होते हैं, वो हमारे वक्तों में हम वो लोग हैं जब हम चीजें सुना करते थे कि अच्छा हो सकता है कुछ अरसे बाद, हमारी दफा नहीं, कुछ अरसे बाद ना MCQs पेपर आया करेंगे, हम कहते थे अच्छा यार मैट्रिक में MCQs भी हुआ करेंगे, हमारी दफा नहीं होते थे। अच्छा ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ करेगा, बड़ा आसान हुआ करेगा भाई। तो हम हमारे पे 2-3 साल बाद फिर ये चेंज हुआ सारा पैटर्न। तो ऑब्जेक्टिव का मकसद जो है, ऑब्जेक्टिव ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, इसलिए आपने देखा होगा MCQs तैयार करना क्यों मुश्किल लगता है, इसलिए मुश्किल लगता है कि आप लोग इसको गलत तरीके से तैयार करते हैं। अब सवाल आपके सामने आएगा, नीचे चार ऑप्शन आएंगे, आपने सवाल पढ़ना है, नीचे चार ऑप्शन देखना शुरू कर देना। बिलीव मी, इस तरह आप कभी भी तैयारी नहीं कर सकते। मैं हमेशा कहता हूँ, आपने, अगर आप मोबाइल पे पढ़ रहे हैं या लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं तो अपने पास कोई गत्ता रख लें, छोटा सा काट के, या अगर किताब से पढ़ रहे हैं, हमेशा सवाल पढ़ने के बाद आंसर्स के ऊपर गत्ता रख दें, उसको हाइड कर दें। सवाल पढ़ें, सवाल पढ़ के खुद समझने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करें, खुद जवाब फाइंड करें, उसके बाद नीचे से हटाएं, फिर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। ये सही तरीका है MCQs तैयार करने का, कॉन्सेप्ट बनाने का। तरह वो नोट्स दे दें, 300 सवाल पढ़ लिए, सवाल क्या पढ़े, सवाल पढ़ता है कि नीचे ऑप्शन देखे,
ऑप्शन देखते सार आपने दिमाग ने तो काम किया ही नहीं, आप तो रट्टे पे आ गए, कॉन्सेप्ट तो देखा ही नहीं, सोचने की जहमत तो की नहीं, फौरन आपको हिंट मिल गया ना, आपको रास्ता दिखा दिया, तो फिर आपकी जहानत किधर गई? जहानत तो गई। तो इसलिए कोशिश किया करें जब भी आप पढ़ रहे हो, मोबाइल पे पढ़ रहे हो, लैपटॉप पे पढ़ रहे हो, छोटा सा गत्ता, कोई स्केल, कोई ऐसी चीज जिससे आप हाइड कर सकें, हाथ से कर लें, हाथ से थोड़ा मुश्किल होता है टच मोबाइल वगैरह पे, तो गत्ता अपने पास रख लें, कोई पेज रख लें और फौरन से हाइड करें, सवाल पढ़ें, समझने की कोशिश करें, फिर उसका जवाब दें। ये आप प्रैक्टिस कर लें, जिंदगी में आपका कभी भी ऑब्जेक्टिव पेपर फेल नहीं होगा। दूसरी चीज, कि जो सवाल आपके सामने आ रहा है एग्जाम में आपके पास होंगे 20 सेकंड, 20 सेकंड। इस 20 सेकंड में आपने सवाल भी पढ़ना है, आपने नीचे आंसर्स भी पढ़ने हैं, फिर आपने आंसर भी करना है, सारी गेम 20 सेकंड की है। तो इतना टाइम है नहीं कि आप पूरा सवाल पढ़ें, फिर वापस आके सवाल को समझने की कोशिश करें, साथ साथ पढ़ते जाना है, सवाल सॉल्व करते जाना है, ताकि जब एंड पे सवाल खत्म हो तो जवाब आपके पास हो। इसका तरीका होता है ब्रेक करके करने की कोशिश करें, ब्रेक करके, तोड़ के डिफरेंट हिस्सों में, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। वैसे ये तो खैर थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ये एक्सरसाइज हम आगे जाके करेंगे डिफरेंट क्वेश्चन में। सवाल क्या है, मैं आपको सवाल दिखा रहा हूँ, बिलीव मी मेरी कोई नीयत नहीं है आपसे जवाब पूछने की, तो प्लीज जवाब ना टाइप कीजिएगा। आई एम नॉट आस्किंग आंसर, ये कोई टेस्ट नहीं हो रहा, ना मैंने आपसे पूछा है, तो जवाब नहीं टाइप करना, जो पूछूंगा वो चीज टाइप करनी है। क्वेश्चन 1, जो पूछूंगा चैट में वो चीज टाइप करनी है, आंसर्स की कोई जरूरत नहीं है, वो पेपर में दीजिएगा बैठ के। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय मिस्टर अली सेड। अच्छा, दो तरह के सवाल होते हैं, दो तरह के ब्लड रिलेशनशिप के, एक होते हैं पॉइंटिंग क्वेश्चन, दूसरे होते हैं कोडेड क्वेश्चन। डिफेंस के एग्जाम में 95% चांसेस हैं कि पॉइंटिंग क्वेश्चन आते हैं, एक दो दफा पिछले 3-4 सेशन से नहीं आए, 43 में पीएम में 143 में मेरे तो उस वक्त आए थे, कोडेड उसके बाद नहीं आए, बहुत अरसा हो गया अब तो पॉइंटिंग हमेशा आते हैं। अब ये पॉइंटिंग और कोडेड में क्या फर्क है? पॉइंटिंग का मतलब है इशारे करना, वैसे तो इशारा करना बुरी बात है, लेकिन यहाँ पर आपका एक टॉपिक का नाम है तो कहते हैं पॉइंटिंग क्वेश्चंस, किसी की तरफ इशारा करके कहा जा रहा होता है, ये जो तस्वीर में शख्स है, वो जो शख्स स्टेज पे खड़ा हुआ है, इनसे मिलिए, तारुफ कराते ना, जो भी पॉइंट कर रहे होते ना कि इनसे मिलिए, इन्होंने मेरे पैसे देने हैं, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय मिस्टर अली सेड, एक तस्वीर की तरफ इशारा करके कौन कह रहा है, कौन कह रहा है और किसके बारे में कह रहा है, जेंडर क्या है उसका, ये बताइएगा जरा मुझे। चलो जी, देखा, इतना रोकने के बावजूद भी ठा करके जवाब ठोक दिया, कोई जरूरत नहीं आपके जवाब की, ना आपको जरूरत है जवाब देने की इस वक्त, हम ज्यादातर जवाब देने के चक्करों में असल मजा खराब कर देते हैं जिंदगी का। नो नीड ऑफ आंसर, सिर्फ ये मुझे बता दें, मिस्टर अली जो है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ बॉय मिस्टर अली, मिस्टर अली कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है? बॉय के बारे में कह रहा है। तो एक बॉय है, एक बॉय है, इसका मतलब है इसके बारे में कोई बात हो रही है, डायग्राम ड्रॉ हो गई। और मैंने ये स्क्वायर क्यों बनाया है? क्योंकि बॉय है, मिस्टर अली कह रहा है, मिस्टर अली क्या कह रहा है? ही इज द सन, किसके बारे में? जो लटका हुआ है तस्वीर के अंदर, ठीक है, पॉइंट कर रहा होगा, दीवार पे तस्वीर लगी होगी, कहीं लगी होगी, ही इज द सन, इसका मतलब है ये सन है। तो अब डबल वेरिफिकेशन हो गई, यहां से भी हो गई और यहाँ से भी होगी कि ये जो है बॉय, ये मैंने बी रख दिया है इसका नाम, एज्यूम कर दिया है, लेकिन ये स्क्वायर लगाया है, ये बॉय और सन की बेस पे मैंने स्क्वायर लगाया। ही इज द सन ऑफ द ओनली सन, ये सन है किसका? एक और सन का। तो सवाल मेरा यहां तक सॉल्व हो गया। और किसका सन है? ही इज द सन ऑफ द ओनली सन, वो जो ओनली सन है, ये रहा ओनली सन, ओनली सन यानी कि इकलौता, ओनली सन ऑफ माई मदर, इसकी एक मदर है। और ये सारी कहानी सुना कौन रहा है? ये अली सुना रहा है। अली कह रहा है कि मेरी मदर के अकलौते बेटे का बेटा है। अब अगर आप इसका उर्दू तर्जमा करेंगे तो बनता है, शुरू में उर्दू तर्जमा करके अगर आपने सॉल्व करा तो कॉन्सेप्ट खराब था। अब मिस्टर अली क्या कह रहा है? मेरी माँ के अकलौते बेटे का बेटा,
आगे पूछ कर आया, जरा गौर से समझ लें, हाउ इज मिस्टर अली रिलेटेड टू दैट बॉय। ये भी आपने गौर देखना है, किसका रिश्ता पूछ रहा है, अली का रिश्ता पूछ रहा है। अब बताएं, हाउ इज मिस्टर अली रिलेटेड टू दैट बॉय। अब जवाब टाइप आप कर सकते हैं, वो जो उबल रहा है ना लावा जवाब देने का, वो आप टाइप कर सकते हैं। जी, मिस्टर अली क्या लगता है बॉय का। तस्वीर को देखें और मैं जो बोल रहा हूँ उसको दोबारा सुनिएगा, कुछ लोगों का सवाल अभी ठीक नहीं हुआ, दोबारा सुनिएगा। अली जो है वो क्या कह रहा है, ही इज द सन, हमने ड्रॉ कर लिया, ही इज द सन ऑफ द सन, दरमियान वाला सन ड्रॉ हो गया। ओनली सन, यानी कि ये इकलौता सन है, किसका, मेरी माँ का। तो मेरी माँ का इकलौता बेटा कौन होगा, मेरी माँ। अगर मैं कहूँ आपसे, एज अ शाहिद मैं आपसे कहूँ, आई एम द ओनली सन ऑफ माई मदर, या तो क्या मतलब होगा, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, द ओनली सन ऑफ माई मदर, द ओनली सन ऑफ माई मदर कौन होगा, प्लीज टेल मी। मैं कह रहा हूँ एज अ शाहिद, मैं आपको कह रहा हूँ, द ओनली सन ऑफ माई मदर्स नेम, बताएं जी। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी माँ के इकलौते बेटे का नाम बताइएगा, बस अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा नाम यानी कि शायद ही होगा। तो मिस्टर अली क्या कह रहा है, मेरी माँ का इकलौता बेटा, यानी कि मैं खुद उसका ही बेटा है, मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा, मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा। ये जो ओनली वाली गेम है ना, ये बड़ी जबरदस्त गेम है और ये अक्सर रिपीट होती है। इस क्वेश्चन के मुताबिक जो अली है ये क्या हुआ, फादर ऑफ बॉय है। समटाइम क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, हाउ बॉय रिलेटेड टू दैट, बॉय रिलेटेड टू मिस्टर अली। ये आपने देख लेना कि रिश्ता किसका पूछ रहा है, बाप का पूछ रहा है या बेटे का पूछ रहा है। बाप का पूछा है तो अली इसका बाप बनता है। अब देखें, सिंपल बाप बेटे का रिश्ता था, लेकिन कैसा दिमाग को दही बनाई है, बल्कि दही भी नहीं लस्सी बना दी है। इस वजह से ये जो सवाल है इसमें कोई कैलकुलेशन इस्तेमाल नहीं हुई, कोई आपका कोई और कॉन्सेप्ट नहीं इस्तेमाल हुआ, ये डायग्राम के बगैर सॉल्व हो नहीं सकता। सवाल बनाने वाले ने, बाद में रिसर्च करने वालों ने और पढ़ाने वालों ने, सब ने यही कहा है कि डायग्राम बनाना जरूरी है। आप डायग्राम स्किप करके करने की कोशिश करेंगे, शायद हो जाए, तुक्का लग जाए, लेकिन गलती के चांस हमेशा रहेंगे। अब अगला सवाल, सर जी एग्जाम में तो हमारे पास पेपर ही नहीं होता, पेज ही नहीं होता, जरूरत ही नहीं होती, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, वैसे भी आपके पास आंसर्स तो होंगे ही एग्जाम में, होंगे ना, तो वहां से आपको हिंट भी मिल जाता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये इसके ऑप्शंस थे आपके पास, ब्रदर, अंकल, कजन एंड फादर। अगर मैं शुरू में आपको ऑप्शन दिखा देता तो क्या होना था, आपने लिमिटेड हो जाना था, आपने ब्रदर अंकल बस की तरफ ही सोचते रहना था। दूसरी चीज एक और याद रखिएगा, यहाँ पर आपके पास अगर ये सवाल आप पढ़ रहे हैं, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ बड़े काम की बात है। वो पुराने स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर वो हम लेक्चर, ये जो फैजान है मेरा ख्याल है ये क्लास कम से कम वो 10वीं या 12वीं दफा ले रहा होगा, फिर भी बैठा हुआ है, देखें इतना फारिग इंसान है। फारिग इंसान नहीं है, उसको पता है कोई ना कोई सर नई चीज जरूर बताएंगे। तो आज जो आपको दोबारा इस सवाल से रिलेटेड बता रहा हूँ वो ये है, अगर आपकी जनरेशन लेवल्स पक्के हैं तो आपको फौरन पता लग जाएगा कि भाई सेम जनरेशन लेवल की बात तो नहीं हो रही, ये तो सन मदर की बात हो रही है, इसका मतलब है कजन तो नहीं हो सकता, सेम जनरेशन है, ही इज द सन ऑफ द सन, इसका मतलब है कि ये जनरेशन बदल गई है, तो सेम जनरेशन पे तो कुछ नहीं है। कजन तो सेम जनरेशन पे होता है, ब्रदर भी सेम जनरेशन पे होता है। तो आप सवाल पढ़ते सार ही विदाउट एनी डाउट इन दोनों को तो एक्सक्लूड कर देंगे। ये मैं अब आपको एग्जाम में ये थोड़ा सा फास्ट तरीके से आंसर करने बता रहा हूँ। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं खाली, अंकल एंड फादर वाला, अंकल एंड फादर वाला। अंकल का कॉन्सेप्ट जब आता जब कहीं पर मदर के भाई की बात आती या फादर के भाई की बात आती, यहाँ कहीं भी ब्रदर का वर्ड यूज हुआ हुआ, कहीं नहीं यूज हुआ हुआ, इसका मतलब है मदर का कोई भाई शाही नहीं है। तो अंकल का कॉन्सेप्ट भी, अब ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ आना शुरू हो जाएगा सवाल, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको स्ट्रांग है, वो पता है अच्छा कजन और भाई तो हो नहीं सकता, सेम जनरेशन की बात नहीं हो रही, मदर का कोई भाई शाह की बात होनी रही, कहीं लिखा तो नहीं हुआ ना मदर्स ब्रदर या अंकल, कुछ भी नहीं है, तो अंकल कॉन्सेप्ट नहीं होता, सीधा
आपके पास बचता ही एक ऑप्शन है। लेकिन शुरू में जो मैंने आपको पहले प्रोसेस बताया था, इस सारे को सॉल्व कीजिएगा। ये उसी चीज़ को डायग्राम जो मैंने आपको बना के दिखा दी है, उसकी डिटेल है। मदर्स अली और ये अली सन, ये डायग्राम बनती है। ये वो शख्स है जो सबसे नीचे जो तस्वीर में था, और अली कह रहा था कि ये मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। The boy in the photograph is the only son. डी इज द आंसर। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप जाके यहाँ पर भी वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे सारी कुछ लिमिटेड रिकॉर्डिंग, लिमिट तो नहीं है, 400-500 रिकॉर्डिंग पड़ी है वहाँ पर, सब लेक्चर वहाँ पर मौजूद होते हैं। अगर आप यूट्यूब से देख कर कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी रेगुलर क्लासेस जितना भी हो रही हैं इस तरह ही होती हैं, मोबाइल ऐप पे आपको रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाती हैं। आगे चलने से पहले जी, ये थी आज की क्लास। ये क्लास यहीं कंक्लूड होगी। बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है, ब्लू एंड रेड ग्रुप वालों से, टाइम हमारा हुआ है अभी 9:30, तो हम 9:45 पे दोबारा कनेक्ट होंगे। आपकी क्लास में ब्लू एंड रेड ग्रुप में आईडी आएगी, ताकि हमारे पास आगे कोई तकरीबन 1 2 3 4 5 5 से 6 सवाल हैं। ये सवाल हम सॉल्व कर लें जो एग्जाम में आते हैं। आप में से किसी को सवाल है? इमरान खान पठान जी, इमरान खान आपका माइक ऑन है, बाकी लोग चैट में लिख सकते हैं। जो लोग ब्लू एंड रेड वाले हैं दे कैन लीव। 9:45 पे नई क्लास की आईडी आपकी उसमें आ जाएगी ग्रुप में जी। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो ऐप में रजिस्टर हुआ है सर, वो वेलकम कोड के सारे स्टेप जो है मैंने कर लिए, लेकिन फिर भी जो एक आज होना था वो नहीं हुआ। जी जी आ जाएगा बिल्कुल। वो एक तो कुछ आज अपडेट करना था, कुछ वीडियो नहीं आई, एडिटेड से एडिट होके कुछ लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया वो। अगर आपने वो क्विज कर दिया तो आपका अच्छा एक्टिव हो जाएगा कल तक इंशाल्लाह। सर, क्विज कर लिया है मैं। बस ठीक है, हो जाएगा एक्टिव, वो मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। जी जी, किसी का क्वेश्चन? हम क्लास खत्म करेंगे। ब्लू एंड रेड ग्रुप वाले हजरात, आप लोगों की नई क्लास की आईडी जो है वो ग्रुप में आ जाएगी 9:45 पे। एनी क्वेश्चन? मोहम्मद फैजान अयूब। चलो जी, एक और फैजान आ गए हैं, मोहम्मद फैजान अयूब। मोहम्मद फैजान अयूब, आपका माइक ऑन है, यू कैन स्विच ऑन योर माइक। मोहम्मद फैजान अयूब, आपका हाथ खड़ा हुआ है। मोहम्मद फैजान अयूब, आप में से कोई चैट में टाइप कर सकता है? कोई सवाल है तो फिर हम क्लास खत्म करते हैं। एनी क्वेश्चन? सर जी, पीएम में 151 कब आएगा? 16 अक्टूबर को आएगा, क्लासेस स्टार्ट है उसकी, यूसी क्लास चल रही है, क्योंकि इंटेलिजेंस तकरीबन सबका सेम होता है। मोहम्मद फैजान अयूब, ओके जी, आपका कोई सवाल नहीं है। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने क्लास ज्वाइन की। फिर आपके साथ बाकी आप लोगों की, सर ये इनिशियल की रजिस्ट्रेशन कब होगी? 16 अक्टूबर। आर्मी के इनिशियल की 16 अक्टूबर। सर ये लास्ट क्यों रिपीट कर दें? लास्ट क्वेश्चन रिपीट कर दें? रिपीट की फैसिलिटी तो नहीं है फिलहाल, सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्लासेस ज्वाइन करें, बाकी क्लासेस ज्वाइन नहीं करना चाहते यूट्यूब पे जाएं, वहां जाके सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, देख लीजिएगा। यूट्यूब के ऊपर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा आपको। क्विजेस सेंड कर दें, कौन से क्विजेस भाई? बाकी आप लोग ग्रुप से आए हैं, ग्रुप में आप लोग रजिस्टर्ड हो गए होंगे मोबाइल ऐप पर। उस मोबाइल ऐप पर आज होना था लॉन्च, लेकिन नहीं हो सका। वो कल शाम को इंशाल्लाह कोर्स एक्टिव हो जाएगा। यूट्यूब पे जाके लिखें जी बदर फोर्सेस अस्सलाम अकेडमी, वालेकुम सर। वहां पर जी फैजान अयूब। सर यूट्यूब चैनल का नेम क्या है आपके? बदर फोर्सेस अकेडमी। ठीक है सर। ये सब क्लासेस अपलोड हुई हैं सर उस पे? जी कुछ लिमिटेड वहां होती हैं, कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच। बाकी आपसे गपशप रहेगी। आप लोगों की ऐप जो है अगले 2 दिनों में उस पर कोर्स एक्टिव हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 9:45 रेड एंड ब्लू ग्रुप। खुदा हाफिज।